नमस्कार, मैं हूं रीनू। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं आज क्या है अन्नदाता में। परवल की फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्य। अनुबंध खेती से किसानों को होगा फायदा। परवल की खेती हमारे राज्य के दियारा क्षेत्रों में बहुत से किसान भाइयों ने की है और अभी उनकी फसल पुष्पन से लेकर फलन अवस्था पर है और इस अवस्था पर फसल में सिंचाई के साथ साथ कीट और रोगों की रोकथाम करना बेहद जरूरी होता है, तभी फसल से अच्छी पैदावार होती है। चलिए इस बारे में जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र मधुबनी के कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर सुधीर दास से। किसान भाई नमस्कार। किसान भाई, आप परवल की खेती कर चुके हैं और जो परवल की खेती आप अगस्त से नवंबर तक की रोपनी कर चुके हैं। अभी जाड़ा का मौसम है। जाड़ा के मौसम में जो लत्ती वाली सब्जी हो, खास करके परवल में भी कई प्रॉब्लम होती है। तो सबसे ज़्यादा अगर खरपतवार आपके खेत में अधिक है तो इससे निजात पाने के लिए सबसे पहले किसान भाई खेत को साफ सफाई, निकाई गुराई अवश्य करें ताकि खेत आपका साफ सुथरा हो। जो भी पोषक तत्व दिए हैं वो परवल के पौधे को मिले। फरवरी मार्च माह में जब पौधों में नए कल्ले फूटने लगते हैं तब मचान बनाने का काम शुरू कर देना चाहिए। परवल के दो कतारों के बीच 2 मीटर चौड़ाई में 2 से 2 मीटर की दूरी खंभे गाड़ते हैं और बीच में इस प्रकार सुतली से बांधते हैं कि मचान के रूप में बन जाए। प्रत्येक कतार के साथ 50 सेंटीमीटर खाली स्थान रास्ता छोड़ना चाहिए ताकि दवा का छिड़काव, निकाय, गुड़ाई, सिंचाई तथा फलों की तुड़ाई आदि कृषि क्रियाओं को आसानी पूर्वक किया जा सके। और इससे क्या होगा, उसका विकास ठीक से होगा और जनवरी के लास्ट या फरवरी माह में उसका फलन शुरू हो जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि जैसे कि उसमें कभी कभी जो ऊपरी भूमि होती है तो उसमें दीमक का प्रकोप या जो जड़ से उसका दीमक कीट जो होता है, दीमक टर्माइट, वो खा जाता है और पूरा पौधा सूख जाता है। तो उसके लिए किसान भाई इस समय भी आप हर एक थल्ला में 10 से 15 ग्राम प्रति थल्ला के हिसाब से जो दानेदार दवाई होता है, थीमेट या फुराडोन, इसका प्रयोग करेंगे तो इससे निजात मिल जाएगा। और जब जनवरी के अंतिम सप्ताह किसान भाई या फरवरी माह में 20 किलो यूरिया प्रति थल्ला के हिसाब से आपको डालना है। उसके बाद जब फरवरी के माह के अंत या मार्च में भी किसान भाई 20 ग्राम यूरिया प्रति थल्ला और उसके साथ 35 ग्राम कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट प्रति थल्ला 35 ग्राम प्रति थल्ला के हिसाब से आप प्रयोग करेंगे। और ये नमी भी आप देख लेंगे किसान, वैसे तो इसकी सिंचाई उतना महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन नमी रहना जरूरी है। परवल के अच्छे विकास के लिए टपक सिंचाई में 1 से 2 लीटर पानी प्रतिदिन प्रत्येक पौधे के हिसाब से और परंपरागत सिंचाई के लिए 3 से 6 लीटर पानी प्रतिदिन प्रत्येक पौधे के हिसाब से पानी दें। परंपरागत सिंचाई की अपेक्षा सूक्ष्म सिंचाई के साथ बूंद बूंद सिंचाई से 18% तक उत्पादन वृद्धि तथा 40% तक पानी की बचत संभव है। तो इस तरह से आप जो प्रबंधन आप करेंगे किसान भाई परवल की खेत में और खेत को साफ सफाई रखेंगे, उसमें सबसे बड़ी बात है कि किसान भाई आप हमेशा जब भी परवल की खेती करें तो एक बात पर जरूर ध्यान दें कि जब आप परवल की खेती करते हैं तो उसमें कम से कम 5% नर मादा हमेशा अवश्य रहना चाहिए। अगर नर मादा की संख्या कम होगी तो फलन पर प्रभाव पड़ता है और उसका आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा, उत्पादन में वो कटौती हो जाएगा।
हरास हो जाएगा। तो इस पर ध्यान देने की जरूरत है। परवल में अलग अलग पौधों पर नर और मादा फूल उत्पन्न होते हैं। नर पुष्पों से फल नहीं बनते हैं, बल्कि वे मादा पुष्पों में परागन का कार्य करते हैं, जिसमें मादा पुष्पों से फल बनना संभव होता है। नर पुष्प बड़े और सफेद होते हैं, जबकि मादा पुष्प थोड़ा छोटा और सफेद होता है। इसके नीचे गर्भाशय जुड़ा रहता है, जो कुछ दिनों में परागण के बाद बढ़कर फल बन जाता है। इसलिए नर फूलों को तोड़कर मादा फूलों पर हाथ से परागण करना चाहिए, जिससे फल अधिक बनते हैं। मृदुलो मिल आसिता। पत्तियों की ऊपरी सतह पर पीले रंग के धब्बे बनते हैं। इन धब्बों के ठीक नीचे पत्ती की निचली सतह पर धूल रंग के फफूंद के जाल दिखाई पड़ते हैं। पत्तियां मर जाती है और पौधों के बढ़वार रुक जाती है। इसके निदान के लिए इंडोफिन M45 की 2 किलोग्राम मात्रा को 1000 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए। तो इन सारी बातों पर ध्यान रख के आप किसान भाई परवल का जो प्रबंधन करेंगे, साफ सफाई रखेंगे, कीट व्याधि का रोकथाम करेंगे, और जो फर्टिलाइजर मैनेजमेंट है जनवरी और मार्च में हम अगर करते हैं प्रति तल्ला के हिसाब से, तो उत्पादन बढ़िया। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। अपने प्रदेश में विभिन्न प्रकार के फल और सब्जियों की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है और मौसमी सब्जी या फलों की बाजार में एक साथ अधिक आवक के कारण किसानों को अक्सर इसे औने पौने दामों पर बेचना पड़ता है। अगर किसान इन फसलों की खेती कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत करें तो वे इससे अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। पर अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है क्या और इसे कैसे करते हैं, तो चलिए इस बारे में जानते हैं। जब हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग या अनुबंध खेती की बात करते हैं तो यह उत्पादनकर्ता और विभिन्न विपणन और प्रसंस्करण संस्थाओं के बीच एक लिखित समझौता होता है, जिसके अंतर्गत उत्पादनकर्ता अपने उत्पाद को तैयार करते हैं और उनके उत्पाद को विभिन्न विपणन या प्रसंस्करण इकाई जो है वो पूर्व निर्धारित दर पे उसका खरीद करता है। कई बार ये देखा गया है कि खरीदार न मिलने पर किसानों की फसल बर्बाद चली जाती है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह होती है किसान और बाजार के बीच तालमेल की कमी। कई बार बाजार में एक ही प्रकार के इतने उत्पाद आ जाते हैं कि किसानों को अपने उत्पाद का बहुत कम दाम मिलता है। कभी कभी तो लागत निकालना भी मुश्किल हो जाता है। किसानों की इस समस्या का हल कुछ हद तक कॉन्ट्रैक्ट खेती के जरिए निकाला जा सकता है। कॉन्ट्रैक्ट खेती से फसल की बर्बादी रोकी जा सकती है और किसानों को भी उनके उत्पाद की मुनासिब कीमत मिल जाती है। तो अगर हम इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात करें तो आज के परिप्रेक्ष्य में इसकी आवश्यकता इसलिए अधिक हो गई है कि अधिकांश किसानों के पास में जो भू जोत है वो काफ़ी छोटा हो गया है। अगर दूसरी तरह हम देखें कि किसान जो है वो विभिन्न तरह के फसलों का उत्पादन करता है, वो सब्जियों का करता है, फल का करता है एवं अन्य फसलों का भी करता है, तो बहुत से ऐसे फसल होते हैं जिनका जीवन चक्र बहुत छोटा होता है। यानी सब्जियां या फल की अगर हम बात करते हैं तो बहुत कम समय में खराब हो जाता है और ऐसे में कम अवधि के बीच में किसानों के लिए बाजार को ढूंढना और उससे अच्छा मूल्य प्राप्त करना बड़ा कठिन हो जाता है। तो इसलिए किसानों को इस तरह की खेती की आवश्यकता हो रही है। अगर हम विपणन या प्रसंस्करण इकाई की बात करें तो उनकी आवश्यकता यह है कि विभिन्न उत्पादों के लिए उन्हें विभिन्न गुणवत्ता के इनपुट की आवश्यकता होती है, फसल की आवश्यकता होती है। तो उनके लिए भी यह जरूरी है कि जो उनकी आवश्यकता है, जिस गुणवत्ता के फल या फसलों की आवश्यकता है,
वो उनको समय पे उपलब्ध हो सके। तो दोनों पक्षों की आवश्यकता के अनुसार इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की आज के डेट में बहुत ज़्यादा आवश्यकता है और ये कोई नया चीज़ नहीं है। विभिन्न रूपों में बहुत पुराने समय से ये चीज़ें होती आ रही हैं। अगर हम बाग की बात करें तो कई जगह पे विभिन्न अवस्थाओं में, यानी बाग अगर किसान ने तैयार कर लिया है तो शुरुआत में ही वो अनुबंध कर लेता है, या कई बार जब उसमें फलन आ जाता है उसके बाद 1 साल के लिए फलों का अनुबंध करता है। अगर हम विकसित प्रदेशों की बात करें या खेती में विकसित प्रदेशों की बात करें तो अगर हम महाराष्ट्र, त्रिपुरा, उड़ीसा, हिमाचल ऐसे फसलों में जहां औद्यानिक फसलें ज़्यादा होती है, जिनका बाजार मूल्य अधिक होता है, तो वो अनुबंध खेती पूर्व से ही करते आ रहे हैं। दरअसल कॉन्ट्रैक्ट खेती के तहत किसानों के बीच सौदा तय होता है, जिसमें उत्पाद की मात्रा, क्वालिटी और दाम पहले तय कर लिए जाते हैं। फिर चाहे बाजार में कोई भी दाम हो, किसानों को अपने उत्पाद का तय मूल्य कंपनी द्वारा दिया जाता है। कॉन्ट्रैक्ट खेती का मकसद है फसल उत्पाद के लिए तयशुदा बाजार तैयार करना। इसके अलावा कृषि के क्षेत्र में पूंजी निवेश को बढ़ावा देना भी कॉन्ट्रैक्ट खेती का उद्देश्य है। जहां तक इसमें सहभागिता के लिए या इसका लाभ उठाने का अगर हम बात करते हैं तो जो हमारे पूर्व से जहां पे इसकी नियामक की स्थापना हो चुकी है, जैसे महाराष्ट्र है, पंजाब है, हरियाणा है, एपीएमसी एक्ट के अतिरिक्त जहां पे कॉन्ट्रैक्ट के लिए अलग अनुबंध की व्यवस्था की गई है, तो उन प्रदेशों में तो उन संस्थाओं को सीधे किसान संपर्क कर सकते हैं जिससे कि वो अनुबंध के हिस्सा हो जाए। जिन प्रदेशों में इस तरह के नियामक की स्थापना नहीं हुई है, वहां पे भी अलग अलग फसल के लिए अलग अलग अनुबंधकर्ता का इंफॉर्मेशन, सूचना जो है वो वेबसाइट पे है। जैसे अगर हम बात करें कि पपीता की खेती की, तो पपीता के लिए कई ऐसे फर्म हैं जो सीधा किसानों से अनुबंध करते हैं और वो उसके लिए अपना इनपुट वो खुद उपलब्ध कराते हैं। अनुबंध पर खेती के तहत किसानों को बीज, ऋण, उर्वरक, मशीनरी और तकनीकी सलाह उपलब्ध कराई जा सकती है ताकि उनकी उपज कंपनियों की आवश्यकताओं के ही अनुरूप हों और किसानों को कंपनियों की तरफ से पूर्व निर्धारित बिक्री मूल्य मिल सके। तो अलग अलग फसलों में अलग अलग फॉर्म्स हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। अगर किसान उसके लिए इच्छुक हैं तो अभी कम से कम बहुत सीमित स्तर पे ये चीजें हो रही हैं जिसमें सरकारी नियामक का भी आगमन नहीं हुआ है, लेकिन इस दिशा में भारत सरकार जो है वो काफी लगनशील है, काफी प्रयासरत है। साथ में जो अभी हाल में ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने 10,000 कृषक उत्पादक समूह बनाने का जो लक्ष्य रखा है, यह भी इस दिशा में बढ़ता हुआ कदम है। कृषक अपने प्रखंड के कृषक उत्पादक समूह से जुड़ जाने के बाद वह समूह स्तर पर ही विभिन्न बड़ी कंपनियों के साथ अनुबंध कर सकते हैं और उसके साथ वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जो उनका प्रसंस्करण के लिए या उत्पादन के लिए है वो अनुबंध कर सकते हैं, जिसमें कि वो रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्ट के तहत आ सकते हैं। इसके लिए भारत सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर कंपनियों का चुनाव किया है और प्रदेश स्तर एवं जिला स्तर पे भी विभिन्न फसलों के लिए विभिन्न कंपनियों का चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। तो हम एफपीओ की मदद से ही जो छोटे किसान हैं वो सीधे ना जा करके एफपीओ के थ्रू भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जा सकते हैं, जिनसे कि उनको कोई भी शंका या आर्थिक क्षति होने की संभावना नगण्य हो जाए। इस तरह की खेती बढ़िया और सरल है और किसानों को मंडियों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते, न ही उन्हें खेती बाड़ी से जुड़े कामों के लिए बीज और ऋण जुटाने की कोई चिंता करनी पड़ती है। इस तरह के अनुबंध से किसानों के लिए बाजार में उनकी उपज की मांग एवं इसके मूल्यों में उतार चढ़ाव का जोखिम कम हो जाता है। इसी तरह कंपनियों के लिए कच्चे माल की अनुपलब्धता का जोखिम घट जाता है। अनुबंध खेती यानी कॉन्ट्रैक्ट खेती को अपनाने से पहले कुछ सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि आपकी थोड़ी सी लापरवाही से आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। लेकिन समझदारी से कुछ बातों को ध्यान में रखते हुए कॉन्ट्रैक्ट खेती करने पर आपको निश्चित ही अच्छा फायदा होगा। एक चौथा होता है जिसमें कि एक मिडिल मैन होता है। कई प्रदेशों में जहां सरकारी कॉन्ट्रैक्ट नियामक की स्थापना हो चुकी है, तो ये जो प्रक्रिया है इसमें दोनों ही पक्ष विन विन कंडीशन में होते हैं। एक को गुणवत्ता युक्त सामान मिल पाता है, दूसरे का बाजार का निर्धारित मूल्य और उनके उत्पाद को अच्छी कीमत मिल पाती है।
आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। समय के साथ अब खेती का तरीका भी आधुनिक होता जा रहा है। कृषि कार्यों को सुगम बनाने के लिए कई कृषि उपकरण बाजार में उपलब्ध हैं। इन्हीं में से एक है पावर टिलर मशीन। ये मशीन छोटी जोत वाले किसानों के लिए काफी उपयोगी है, क्योंकि इससे खेत की तैयारी से लेकर कृषि के अन्य कार्यों को बखूबी किया जा सकता है। तो चलिए इस मशीन के बारे में विस्तार से जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र जिला दरभंगा के कृषि अभियंता अंजलि सुधाकर से। जैसा कि अभी मशीन खेती में भी मशीनीकरण का दौर चल रहा है, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे देश में बहुत सारे जो किसान हैं वो लघु वर्ग के और मध्यम वर्ग के किसान हैं। ऐसे में उन्हें जो है वो भारी मशीन की जो भारी कीमत है उनके बारे में उन्हें थोड़ा सा नुकसान होता है। वो तो इस अवस्था में वो जो है एक जो सबसे उपयोगी उनके लिए मशीन है जो कम दाम में उनके लिए उपलब्ध है बाजार में, वो है पावर टिलर मशीन के 8 HP से जो ऊपर ट्रैक्टर है ये उनके लिए है। हालांकि ये आपके ट्रैक्टर, ये जो आपके पावर टिलर होते हैं वे कई बहुत सारे HP में आते हैं, जैसे कि आपका 8.5 HP से लेके ये 15 HP तक है। लेकिन किसान भाई जो है वो ज़्यादातर आपका 13 से 15 HP के पावर टिलर इस्तेमाल करते हैं। आधुनिक भारत में खेती करना सबके बस की बात नहीं रह गई है। बढ़ते तेल की कीमतों और खेतों की महंगी जुताई सिंचाई में अधिक पैसे खर्च करने पड़ते हैं। हालांकि उन किसानों को अब परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। पावर टिलर किसानों के काम को बेहद हद तक आसान बना देता है। एवं इस मशीन की कुछ और जो महत्वपूर्ण विशेषताएं है कि ये मशीन जो है साइज में काफ़ी छोटा होता है। तो इस मशीन को किसान जो है अपने जिनके खेत छोटे हैं तो वो अपने खेतों में इस्तेमाल कर सकते हैं, तथा इसका वजन भी कम होता है। तो महिलाएं भी इस मशीन को अपने खेत में बहुत ही आसानी से इस्तेमाल कर सकती हैं। जी, इस मशीन को खेत में चलाते समय आपको कुछ चीज़ों का ध्यान देना है। जैसे कि अगर आप ये चला रहे हो तो इसमें आपको सिर्फ एक इंसान की ही ज़रूरत है मशीन को चलाने में। लेकिन जब आप खेत में जुताई कर रहे हैं तो इसके जो स्पीड पे ध्यान दें। इसके स्पीड आपको लगभग खेत में 6 से 8 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से होनी चाहिए जुताई के लिए। ये मशीन की और भी है कि जो प्लेन एरिया में तथा जो थोड़ा हिली एरिया है वहाँ पे भी इस मशीन का आप अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। एवं जैसे इस मशीन की और जो एक विशेषता है कि आप जिन खेतों में बागवानी फसलें लगे हैं आम के, वहाँ पे आपके ट्रैक्टर अगर नहीं जा पा रहे हैं तो आप पावर टिलर के द्वारा आप उस खेत में जुताई कर सकते हैं। पावर टिलर भी एक बहुकारी कृषि यंत्र है। ये छोटे एवं मध्यम आकार के खेत वाले किसानों के लिए उपयुक्त है। पहाड़ी और ढालू जमीन में एवं छोटे आकार के खेत के लिए ये कृषि यंत्र काफी उपयोगी है। ये 6 इंच की गहराई में रोटावेटर की तरह मिट्टी की जुताई और महीनीकरण एक साथ करता है। इससे खेत की पहली जुताई से लेकर खरपतवार उन्मूलन, सिंचाई, कटाई, मड़ाई, सफाई और ढुलाई तक का काम आसानी से किया जा सकता है। पावर टिलर बेहद हल्का होता है। इसे कहीं भी आसानी से ले जाया जा सकता है या फिर लाया जा सकता है। साथ ही ये किसी भी प्रकार के खेतों को तैयार करने में माहिर है। इससे जुताई, बीज बुआई, पौध प्रतिरोपण, दवा छिड़काव तथा खाद्य प्रसंस्करण यंत्र जैसे क्लीनर, कम ग्रेडर, तेल, आटा, चावल एवं दाल मिल और गन्ना पेड़ाई यंत्रों को इससे जोड़कर आसानी से चलाया जा सकता है।
आपके इसमें जैसे अगर आप इस मशीन का इस्तेमाल कर लिए हों तो आपको इसके रख रखाव में इसके जो ब्लेड्स हैं वहाँ पे अगर जो भी खर फंस जाए तो उनको साफ़ कर ले, एवं जो प्लेट्स उसके बाद आप इसको मशीन को धो के उसके बाद इसमें ऑयलिंग ग्रीसिंग कर ले। इसके जो फ्यूल टैंक है उसको हमेशा बराबर चेक करते रहें, और इसमें ऑयलिंग ग्रीस जो पार्ट्स आपके मिट्टी में जाते हैं, जो इसके ब्लेड्स होते हैं जैसे कि ये देख सकते हैं, तो इस पार्ट्स को जो है आपको ऑफ सीज़न में इसमें आपको ऑयलिंग ग्रीसिंग करके रखनी है, तथा जो पार्ट्स में आपके जो बाहर होते हैं जो मिट्टी में नहीं जाते हैं उनको आप पेंट करके रख सकते हैं। इसके मशीन के पार्ट में मिट्टी लगे होंगे वहाँ पे आपका जंग लगने की समस्या आएंगी। पावर टिलर डीजल और पेट्रोल दोनों से चला सकते हैं। ये दाम में भी कम है जिसे छोटे किसान भी खरीद सकते हैं। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए कृषि में यंत्रीकरण का बेहद ही महत्वपूर्ण योगदान है। यंत्रीकरण से उत्पादन और उत्पादकता दोनों बढ़ती है। यंत्रीकरण से कम समय में अधिक कार्य कुशलता के साथ किए जा सकते हैं। इस यंत्र पर मिलने वाले शासकीय अनुदान के लिए किसान अपने नजदीकी कृषि विभाग या ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद इस मशीन की जो इस मशीन के बारे में थोड़ा और मैं बता दूं कि इस मशीन की जो कीमत होती है वो लगभग बाजार में आपको 1.5 लाख से 2.5 लाख 3 लाख के लगभग आती है। इस मशीन के लिए कुछ गवर्नमेंट जो है वो सब्सिडी भी दे रही है किसानों को। तो किसान ये 2 तरीके की सब्सिडी है, एक तो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है किसानों को जो कि स्मैम सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन के द्वारा, और एक बिहार गवर्नमेंट जो है वो आपको सब्सिडी दे रही है। बिहार गवर्नमेंट के लिए जो सब्सिडी दे रही है वो आपका सामान्य वर्ग के लिए मैक्सिमम 40% सब्सिडी है, और जो आपकी जो SC ST कैटेगरी है उनके लिए सब्सिडी मैक्सिमम 50% है। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। आज के अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उसे पूछा है जिला दरभंगा के किसान रविंद्र कुमार ने। आप अरहर की फसल में लगने वाले कीटों के नियंत्रण पर जानकारी चाहते हैं, तो रविंद्र कुमार जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। नमस्कार किसान भाइयों, आज के इस कृषि अंक में हम मुख्य रूप से अरहर की पौध में लगने वाले कीट के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप मेरे पीछे में देख सकते हैं कि ये अरहर की जो पौध है अब इसमें फलियों का विकास पूर्ण रूप से चालू हो चुका है, और ये एक ऐसी अवस्था है जिसमें फलियों में हमको कीट का प्रकोप देखने को मिलता है। अब हम बात करें तो कौन से ऐसे जो कीट हैं जो अरहर के प्रमुख रूप से दुश्मन माने जाते हैं। यदि हम बात करें तो 2 कीट जो मुख्य रूप से इसके इस अवस्था में दुश्मन है, एक है जिसको हम फल्ली बेधक बोलते हैं, और दूसरा इसकी जो एक और इस फसल का दुश्मन है फल मक्खी बोलते हैं। इसको हम यदि हम प्रक्षेत्र में देखें तो जब हम आप खेत में देखेंगे तो फलियों को आप देखेंगे, फलियों में छेद के रूप में आपको छिद्र दिखाई देगा छोटा सा, और वहीं से इसका जो लार्वा है इस फल्ली वेदक कीट का वो आपकी फल्ली के अंदर के जो बीज है उसको खा के वहां से नुकसान करता है। किसान भाइयों, अरहर की फसल को इस समय पत्ती लपेटक कीट द्वारा अत्यधिक नुकसान पहुंचाया जाता है। यह कीट अरहर के पौधों की पत्तियों को लपेटकर जाला बनाता है और उनको खुरच कर खाता रहता है, जिससे पत्तियों का क्लोरोफिल कम हो जाता है और पौधे अपना भोजन नहीं बना पाते, जिसकी वजह से फसल कमजोर हो जाती है और उत्पादन में कमी आ जाती है। इसलिए आप इस कीट की पहचान कर रासायनिक नियंत्रण के लिए ट्राइजोफॉस दवा की 1.5 मिलीलीटर मात्रा को प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करने से इस कीट का नियंत्रण आसानी से किया जा सकता है। अब इसके नियंत्रण की यदि हम बात करें, यदि हम इसका प्रभावी नियंत्रण देखते हैं तो इसके लिए मार्केट में बहुत सारे ऐसे कीटनाशक उपलब्ध हैं जिनके द्वारा हम प्रभावी नियंत्रण कर सकते हैं। पर सावधानी रखते हुए आप नियंत्रण के लिए आप अपने प्रक्षेत्र को लगातार भ्रमण करके उसको ध्यान रखिए ताकि हमको जो भी कीटनाशक दवा इस्तेमाल करना है उसका उपयोग कर सकें। अब आइए जानते हैं कौन सी कीटनाशक दवा हमको लेना है। तो सबसे पहले इसके लिए हम इमामेक्टिन बेंजोएट 5SG करके मार्केट में उपलब्ध है दवा कीटनाशक। इसका 3 ग्राम प्रति 10 लीटर पानी में घोल तैयार करके यदि हम इसका छिड़काव करते हैं तो इससे हमारा जो फल्ली भेदक है उसमें हमको नियंत्रण देखने को मिलता है। पर इसका एक छिड़काव काफ़ी नहीं होता, हमको इसका जब दूसरा छिड़काव करते हैं तब उस अवस्था में हम दूसरे कीटनाशक का उपयोग करते हैं ताकि जो हमारा कीट है वो कहीं
हमारे इस लगातार दवा के उपयोग करने से, तो कीटनाशक जो दूसरा छिड़काव हम करेंगे वहाँ पे थायोमिथॉक्सम 25% का जो हमारे मार्केट में उपलब्ध है, उसके हमको 8 ml प्रति 10 लीटर पानी में घोल बना के तैयार करके इसका हमको छिड़काव करना है। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।